पहुंचाना, इसमें आप मोदी जी के सरकार के अचीवमेंट्स आपको मालूम है। इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट पॉइंट तक ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी। इसीलिए इन प्रोग्राम जो हम अनाउंस कर रहे हैं अभी, उसमें भी ऐसे ही ध्यान रखकर, जैसे आप सही पूछ रहे, ग्राउंड तक पहुंचना है, नहीं तो असर नहीं दिखेगा और जनता को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इंप्लीमेंटेशन में हम जरूर ध्यान देंगे। और सेकंड आपका प्रश्न था कि चाइना वगैरह कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राउंड में नेसेसिटी है, वो सब कैसे, अगर वो सब नहीं है तो कैसे आएगा इंडस्ट्री। ज़्यादातर पिछले 3 दिन से जो मैं अनाउंसमेंट करते आ रही हूँ, उनमें आप शायद पहचाना भी होंगे कि ज़्यादातर ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही अनाउंसमेंट्स हो रही है। आज भी आप अगर ध्यान से देखें तो किसान के लिए ग्राउंड लेवल में स्टोरेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, कोल्ड स्टोरेज हो, इन सब के लिए भी ध्यान देकर के ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त जो होगा, अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। We move next to the 4th item of the 8 which I propose to put before you. This is very much just to refer to what from January 20, Pradhan Mantri ji has been looking at the foot and mouth disease of animals. Many of our animals, because they have not been vaccinated, suffered from this foot and mouth disease, as a result of which many of our milk related producers or dairy or even animals which get infected could not be coming over to the markets. So farmers or animal keepers had a lot of suffering. So in order that we ensure 100% vaccination of all cattle, all buffalo, all sheep, all goat and pig population, nearly 53 crore animals. India is one of the largest livestock bearing country, and therefore for a country of that size with one of the largest stock of animal with us, FMD has to be eradicated. Therefore, till date, beginning January, in spite of the lockdown difficulties, 1.5 crore cows and buffaloes have been tagged and they have been vaccinated. So traceability can be established. Why am I saying this? This had a commitment of over 13,000 crores from January of this year. That amount is also flowing, and now post the lockdown, in the green zones at least, this work shall continue with great speed. This forms the basis for my next slide, which pertains to animal husbandry and the money which is being allowed for that building of capacities in animal husbandry. देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम, और गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सूअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे।
मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ये फुट एंड माउथ डिसीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। And if we've created such healthy vaccinated animals whose traceability is high, and we ensure that the ground is very well laid, animal husbandry, particularly dairy sector, can now really take the advantage of this kind of a activity which Government of India has done. Therefore, 15,000 crores will be spent for dairy infrastructure. This will help, and we also hope that many private investments can also come into this area, because it has great potential for export, great potential within India for the market. Various items, whether it is milk or powdered milk or butter, ghee, or even any cheese varieties which we need for domestic or for international consumption, are all possible. So we aim to support private investment also in dairy processing, value addition, and also for cattle feed infrastructure. Cattle feed is a potential area not just for India. Export of cattle feed also has a lot of scope. And therefore, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund of 15,000 crores is being established, and that can work as, as an incentive. We can also give incentives for establishing of plants, industrial plants for export of niche products, like the way I said, cheese or processed milk or milk powder or cream. Such units will have to be established which are scientifically done, and standards can be established. So Government of India will also give incentives for such plants which will get established in India, where you have healthy animals, vaccinated animals, good milk being available. So dairy industry. पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं रहे, लेकिन आधारभूत ढांचा वहाँ पर भी सुधरे, और इसीलिए पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढांचा के लिए ये विकास फंड बनाया गया है, जिसको एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा गया। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए, स्थानीय मार्केट के लिए, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। I move from here to the sixth point of the 8. Promotion of herbal cultivation. There is a National Medicinal Plants Board. 4,000 crores of rupees is getting allocated for this purpose. This board has already supported 2.25 lakh hectares of area under cultivation for medicinal plants. We think greater 10 lakh, up to 10 lakh hectares will also be brought in for herbal cultivation in the next 2 years, with an additional outlay of, with an outlay of 4,000 crore, which is what I'm announcing now. And this will help generate at least 5,000 crores of income for those farmers who are engaged in this cultivation. Additional extents are also being expected to be brought in. But more importantly, we again refer to a speech by the Honorable Prime Minister, where he had said on both the banks of the river Ganga, there can be herbal and medicinal plants grown so that it can benefit the local farmers. And these medicinal and herbal plants are now in great demand globally also. So this board will undertake about 800 hectares of area, which will form a corridor along both the sides of river Ganga for growing of herbal and medicinal plants. हर्बल कल्टीवेशन की
प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी, इसकी कल्टीवेशन होगी। 10 लाख हेक्टेयर लगभग 25 लाख एकड़ के बराबर है और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। और यही नहीं, जन औषधि का बहुत महत्व भी है और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस कोविड-19 के समय में दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी, इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। I move to the seventh of the 8 items which I want to speak about today. This is a small matter but of great eco significance, and it's going to help in agriculture in the future also. As it is in the Western world, we hear a lot of people speak how the disappearing population of the bee, the honey bee, has led to crops now suffering for want of pollination agents. So cross-pollination, through which happens through bees, don't happen that much like before. As a result, beekeeping is an initiative which is recognized globally. It is an amount, but it is not a very big amount when you're comparing several lakhs of crores, but it is an amount which is important, that can be at a level of absorption capacity also. 500 crores for beekeeping initiatives, which will benefit 2 lakh beekeepers in the rural areas, and who can then produce ghee. Also, importantly, I'd like to draw your attention, in India today, wax for all purposes, edible, medicinal purposes, are being imported. Even that import of wax can be stopped. It may not be a big item like crude oil, but it is certainly important that the country will have to have its pollination agents, as much as give jobs for the rural women and beekeepers of both the genders, but also look at the way in which imports increase even due to wax. It's a small reference that I'm making, but it is an initiative which will have a ripple effect on the rural economy, and therefore government will implement a scheme for this, which will include marketing, which will include value addition, which will include post-harvest facilities for the beekeepers. मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं और इसके माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। और यही नहीं, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि आधारित जो मधुमक्खी पालन, ये उनका आय का एक अतिरिक्त साधन भी होगा। जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी एक अवसर है। लोकल से ग्लोबल, उस दिशा में भी इसका एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है कि ना केवल लोकल मार्केट के लिए, इसको निर्यात के लिए भी एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है। I move to the next, the last in this list of 8. From top to total is what I want to refer to. This also is an existing scheme which gets additional 500 crores. Many of the supply chains have been disrupted for the farmers, particularly during the lockdown. Operation Greens is a scheme which is running at the moment to take care of tomatoes, onions and potatoes which are being cultivated, which come to feed the cities, and they've had very serious implication because they are perishable and they had to have distress sales. So farm level support needs to be given, otherwise such distress cannot be prevented. So the scheme features are such that they get 50% subsidy on transportation. They get also 50% subsidy for storage. This is a pilot which we extend for the next 6 months.
it will be expanded and also be extended once the pilot phase is cleared. But this is something which has been given an accent now post the lockdown, because during the lockdown, vegetables were perishing, cities were wanting to have it, logistics affected, so there was a break in this value chain. टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पहले अगर देखा जाए तो टमाटो, ऑनियन और पोटैटोज़ के लिए दी जाती थी कि आपके लिए टमाटर, प्याज, आलू इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब इसको बाकी सबके लिए भी संकट की घड़ी में जब कोविड-19 के समय इसको 6 महीने के लिए एक पायलट के रूप में देखा जाएगा और इसकी सफलता को देखकर इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है।